तो आज पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो ऑल ओके, सब ठीक है, रेडी? स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट किए। आज कौन सा कलर लें? वाइट कलर बढ़िया दिखता है, पिंक, ग्रीन लेते हैं आज, ठीक है। सबसे पहले फोर्स क्या होता है? क्या होता है फोर्स बेटा? A force is a push or pull acting on an object that can change its state of motion or shape। कुछ भी पुश करो, किसी को खींचो, पुल करो, जिसके द्वारा मतलब जिसके थ्रू आपका मोशन, अगर कोई भी लाइक कोई बाईसाइकिल है, तुम साइकिल चला रहे हो, ठीक है, मोशन में है, उसको पुश कर दो वो रुक जाएगा, ठीक है। खड़ा है, उसको पुश कर दो वो चलने लगेगा, है ना। ऑपोजिट दिशा से पुश करोगे तो रुकेगा, सेम दिशा से सेम डायरेक्शन से पुश करोगे तो चलने लगेगा। ऐसा कुछ भी मतलब नॉर्मल है यार, कुछ भी पुश या पुल जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन को या फिर उसका शेप को चेंज करता है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है या फिर रुका हुआ है, उसको चेंज कर देगा। अगर चल रहा है तो रुक देगा, रुक रहा है तो चल देगा, मतलब कि चला देगा, कुछ भी, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स। सिंपल सी बात है, डेफिनेशन लिखा हुआ है, लिख लो, याद कर लो, हो गया, खत्म। समझ में आया फोर्स क्या होता है? ठीक है। अब फोर्स जो है वो दो टाइप का माना जाता है, एक बैलेंस्ड फोर्स और एक अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्स नॉर्मली ऐसे बताता हूं, जैसे कि कोई एक बाईसाइकिल है, ठीक है। अब इधर से एक जन खींच रहा है, खड़ा है, बाईसाइकिल खड़ा है, साइकिल खड़ा है, फिर कार भी खड़ा है, कुछ भी एक तो खड़ा है, ठीक है। एक इधर से 10 न्यूटन का फोर्स दे रहा है, एक इधर से 10 न्यूटन का फोर्स दे रहा है, दोनों तरफ से सेम इक्वल फोर्स पड़ रहा है, ठीक है। अब जो साइकिल है वो पहले से खड़ा है, अभी भी वो खड़ा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा उसमें। क्यों? दोनों तरफ से फोर्स इक्वल पड़ रहा है, दोनों डायरेक्शन में फोर्स इक्वल पड़ रहा है, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, वो खड़ा खड़ा रहेगा, है ना। वैसे ही कोई अगर मोशन में है, कोई भी गाड़ी है, कोई भी मोशन में है, उसमें भी दोनों तरफ से सेम फोर्स पड़ रहा है ना। तो जितना स्पीड में चल रहा है, मान लो 40 का स्पीड में चल रहा है, 40 का स्पीड में ही चलेगा, ठीक है, 40 का वेलोसिटी में ही चलेगा, वो डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगा, अगर सेम डायरेक्शन में, सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लग रहा है तो, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। वही अगर कोई कार है या कोई गाड़ी है, एक जगह से उसको 10 न्यूटन का फोर्स मिल रहा है, एक जगह से उसको 5 न्यूटन का फोर्स मिल रहा है, तो जिस जगह से 10 न्यूटन का फोर्स पुल के थ्रू मिल रहा है, मान लो पुल कर रहा है, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स पुल कर रहा है, तो जिस तरफ 10 न्यूटन का फोर्स पुल कर रहा है उस तरफ गाड़ी चलने लगेगा, जिस तरफ ज्यादा फोर्स है। इसको हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन से हम लोग समझते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स समझ में आया। अब उसको डेफिनेशन के थ्रू हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इफ सेवरल फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट and there are net overall, net बोलो या overall effect is zero, the force are said to be balanced, force are said to be balanced, ठीक है। in this case सिंपल से इसको समझ लो पहले, अगर बहुत कोई भी ऑब्जेक्ट में एक नहीं, एक से ज्यादा, एक फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, एक से ज्यादा, दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, बहुत सारा, कोई भी बहुत सारा फोर्स लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट में, और नेट फोर्स उसका जीरो आ रहा है, टोटल फोर्स, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। इन दिस केस द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, मोशन अगर चल रहा है तो मोशन, इसका मतलब है इफ इट वाज एट रेस्ट इट रिमेन्स एट रेस्ट, इफ इट वाज मूविंग इट कंटिन्यूस टू मूव विथ द सेम स्पीड एंड डायरेक्शन। अगर कोई बैलेंस्ड फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट में लग रहा है, अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलता ही रहेगा, उसी स्पीड में चलता रहेगा, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, कोई स्पीड चेंज नहीं होगा, ठीक है, अगर बैलेंस्ड फोर्स उसमें लगा है तो, ठीक है। उसका एग्जांपल्स है अ बुक रेस्टिंग ऑन अ टेबल, एक बुक है जो कि टेबल के ऊपर रेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब बुक जो है टेबल पे फोर्स कर रहा है, अब टेबल जो है बुक पे फोर्स कर रहा है, दोनों का फोर्स बराबर है, वहीं का वहीं रेस्ट में रहेगा, वही दिया हुआ है इसमें। द वेट ऑफ द बुक एक्ट्स डाउनवर्ड, ठीक है, एंड द टेबल एक्सर्ट्स एन इक्वल अपवर्ड फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। दिस टू फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, इक्वल भी है और ऑपोजिट भी है, ठीक है, तो ये हो गया बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। मैंने बताया था पुल का, तुम पुश का भी बता सकते हो, ये पुश का ही है ना। समझ में आया? इफेक्ट ऑफ बैलेंस फोर्स याद रख लो, थोड़ा सा छोटा छोटा सा है। नो चेंज इन मोशन, कोई भी मोशन में चेंज नहीं होगा, बट कैन चेंज द शेप,
ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल है प्रेस अ रबर बॉल, ठीक है। जो बैलेंस्ड फोर्स है वो मोशन को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, चल रहा है तो चल रहेगा, जितना स्पीड में उतने में चलेगा, ना कोई डायरेक्शन चेंज होगा ना स्पीड चेंज होगा, ठीक है। ये है, ठीक है। बट कोई शेप को वो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आटा गूंथते हो ना, आटा गूंथते हुए देखे होगे, फोर्स दोगे, दोनों तरफ से इक्वल फोर्स दो तो वो चपटा हो जाएगा। रबर बॉल है, दोनों तरफ से इक्वल फोर्स दो चपटा हो जाएगा, दोनों तरफ से इक्वल खींचो तो लंबा हो जाएगा, है ना। तो ये जो इक्वल फोर्स है, फोर्स दोनों तरफ से इक्वल है लेकिन वो शेप चेंज कर सकता है, समझ में आया। ये है तुम लोगों का बैलेंस्ड फोर्स। अब हम लोग आते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, जैसे कि तुमको एग्जांपल मैंने दिया था, ठीक है। अब डेफिनेशन से समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल तो मैंने दे ही चुका है। When the net force acting on an object is not zero, the force are said to be unbalanced, ठीक है। दो या दो से ज्यादा फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट में लग रहा है और उसका ओवरऑल फोर्स है, टोटल फोर्स उसका जीरो नहीं हो रहा है ना। अगर जीरो नहीं हो रहा है तो वो एक अनबैलेंस्ड फोर्स है, कहीं ना कहीं वो मोशन चेंज करेगा ही चलेगा। अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में नहीं रहेगा, चलेगा, है ना। और अगर मोशन में है तो जितना स्पीड है वो स्पीड चेंज करेगा ना, तो डायरेक्शन चेंज करेगा, कुछ ना कुछ चेंज करेगा ही करेगा, ठीक है। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स लगा है तो एन अनबैलेंस्ड फोर्स चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट मूव्स और चेंज द स्पीड डायरेक्शन और ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, इट कैन मेक अ स्टेशनरी। मतलब कि वही बोला है यार, अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अगर अनबैलेंस्ड फोर्स किसी में लग रहा है, ठीक है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि स्टेशनरी में है यानी कि रेस्ट में है, ठीक है, उसमें अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, दो या दो से ज्यादा कहीं से भी फोर्स लग रहा है लेकिन अनबैलेंस्ड है, तो एनी हाउ स्टेट को चेंज करेगा, वो मूव करेगा ही करेगा, एनी हाउ चेंज करेगा वो, ठीक है। और दूसरा, अगर वो स्पीड में है, जिस स्पीड में है वो स्पीड चेंज कर देगा या फिर उसका डायरेक्शन चेंज करेगा, कुछ ना कुछ 100% चेंज करेगा अगर अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है तो, ठीक है। समझ में आया अनबैलेंस्ड फोर्स। उसका एग्जांपल्स है पुशिंग अ स्टेशनरी कार, इफ द पुश इज स्ट्रॉन्गर एनफ इट स्टार्ट्स मूविंग, ठीक है। कोई भी कार को पुश कर रहे हो, ठीक है, लेकिन कार का मतलब ये जो पुश है फोर्स उसमें ज्यादा लगना चाहिए, वो आगे हम लोग देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है। इतना होना चाहिए कि उसको वो मूव कर सके, थोड़ा ज्यादा चाहिए ना, थोड़ा सा खाली ऐसे छू दोगे तो क्या फोर्स लगा क्या, अनबैलेंस्ड फोर्स वो भी है लेकिन चेंज नहीं कर पाएगा, है ना। हाँ, अ फुटबॉल चेंजेस डायरेक्शन और स्पीड व्हेन किक्ड। एक फुटबॉल को अगर तुम किक मारो तो वो अपना डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है और स्पीड भी चेंज कर सकता है, ठीक है। इफेक्ट क्या क्या होता है इसका, इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स, चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का स्पीड को चेंज कर सकता है वो, ठीक है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, मोशन का डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। मान लो तुम जा रहे हो इधर से, ठीक है, मैं तुमको इधर से ठेल दिया, थोड़ा सा इधर हो जाएगा, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो गया ना, तुम जा रहे हो ऐसे, मैं इधर से पुश कर दिया तो स्पीड चेंज हो गया, है ना। चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं इधर से भी पुश कर रहा हूँ, इधर से भी पुश कर रहा हूँ, दोनों का तरफ से पुश करो तो शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। डिपेंड करता है लेकिन वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, अगर ये रहा तो ये तो चेंज होगा नहीं ना, इसका डायरेक्शन ही चेंज होगा, ठीक है। समझ में आया, रबड़ उबड़ रहा तो चेंज हो जाएगा। तो इसका ओवरऑल एक समरी देख लो। फीचर्स क्या होता है बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स का, देखो नेट फोर्स अगर रहेगा तो बैलेंस फोर्स में जीरो रहेगा, अनबैलेंस फोर्स में नॉन जीरो रहेगा, याद रखना, ठीक है। मोशन क्या होगा, नो चेंज, किसमें, बैलेंस फोर्स में चेंज नहीं होगा, बस अनबैलेंस फोर्स में चेंज होगा, मोशन चेंज होगा, ठीक है। एग्जांपल क्या है, बुक ऑन टेबल, इसका एग्जांपल है किक्ड फुटबॉल, ठीक है। इफेक्ट क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ शेप चेंज कर सकता है, मे चेंज शेप, ठीक है, मे भी, जरूरी नहीं है चेंज करेगा ही करेगा, डिपेंड करता है कौन सा ऑब्जेक्ट है, रबड़ वबड़ टाइप का हुआ तो होगा, नहीं तो नॉर्मल कोई हार्ड शेप का रहेगा उसको बोलोगे चेंज करना, नहीं कर पाएगा ये, ठीक है ना। मे चेंज द शेप, और ये क्या होता है तुम लोगों का, चेंज स्पीड, शेप और डायरेक्शन, तीनों का तीनों वो चेंज कर सकता है। अच्छा, ये बहुत ज्यादा फोर्स लगाने से चेंज कर सकते हैं शेप वगैरह, ठीक है, डिपेंड करता है कितना फोर्स लग रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट है। समझ में आया ये चीज, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आए गलीलियो चाचा। गलीलियो चाचा बोले कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड में है या कांस्टेंट मोशन में है, ठीक है, तो वो बेचारा अपना स्पीड में चलता रहेगा जब तक उसको कोई एक्स्ट्रा फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स उसको डिस्टर्ब नहीं करता, तब तक वो चलता रहेगा, कोई टेंशन नहीं, वो आराम से बेचारा चलता रहेगा, ठीक है। अब वो एग्जाम्पल भी दिए कुछ कुछ, जैसा कि उन्होंने बोला कि एक स्लोप है, मान लो, ठीक है, ये एक स्लोप है, उसके ऊपर से कोई एक मार्बल बॉल है या कोई भी गोल सा बॉल है, ठीक है, उसके ऊपर छोड़ दो, ये आराम से बेचारा नीचे आएगा और वापस उतना ही ऊपर चला जाएगा,
है ना, ये बोले गैलीलियो चाचा। बट ये फेल हो गया। क्यों फेल हुआ? क्यों? आपको पता है फ्रिक्शन, कोई भी ऑब्जेक्ट है मोशन में है उसमें 100% फ्रिक्शन लगता ही लगता है ना। कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो लगेगा ही लगेगा, चाहे जितना भी स्लिपरी हो, जितना भी फ्रिक्शन लेस हो, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लगेगा ही। तो ये जाता है, अगर मैं एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, कहीं भी देख लेना, ये आएगा बेचारा इतना स्पीड में, जाएगा भी ऊपर, बट पूरा ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा, यहां आके दम तोड़ देगा बेचारा, है ना, यहीं पे रुक जाएगा। ऐसा होता है। जब ऐसा हुआ तो गैलीलियो चाचा का जो प्रिंसिपल था वो फेल हो गया, तो बेचारे रूठ गए, है ना। रूठ गए तो रूठने दो यार, अपने हो क्या है। फिर बाद में आए न्यूटन चचा, है ना, न्यूटन आए और उन्होंने फिर से गैलीलियो का जो मतलब कि आइडियाज था उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, उसके ऊपर रिसर्च किया। फाइनली उन्होंने 3 बेसिक लॉज दिए, फंडामेंटल लॉज जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। 3 बेसिक लॉज सब कोई सुनते होंगे, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ रिएक्शन, देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, सब अप्लाई करते रहते हैं। तुम लोग बच्चे हो शायद तुम लोग नहीं करते होगे, लेकिन हम लोग सब करते रहते हैं, कॉमन है बाबा। ये थर्ड लॉ सबको पता है, फर्स्ट और सेकंड किसको नहीं पता रहता है, आगे जाके तुम भी जान जाओगे, बट अभी तुमको सब कुछ जानना है क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में आएगा। अभी फिलहाल इतना जान लो कि न्यूटन आए, गैलीलियो का आइडियाज के ऊपर रिसर्च किए, आइडियाज के ऊपर मतलब काम वगैरह किए, तब फाइनली उन्होंने 3 बेसिक लॉज दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या क्या है। गैलीलियो डिडक्टेड दैट ऑब्जेक्ट्स मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट्स ऑन देम, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड में चलता रहेगा अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगता है तो, ठीक है। गैलीलियो आर्ग्यूड दैट व्हेन द मार्बल इज रिलीज्ड फ्रॉम लेफ्ट इट वुड रोल डाउन द स्लोप, है ना, एंड गो अप ऑन द ऑपोजिट साइड टू द सेम हाइट फ्रॉम विच इट वॉज रिलीज। वही बोला कि मार्बल को अगर छोड़ोगे किसी स्लोप में तो जिस हाइट से उसको छोड़ा गया था उसी हाइट में वो, मतलब उतना ही हाइट में नेक्स्ट जगह पे जाके वो पहुंचेगा, ठीक है। बट ये फेल हो गया ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन का जब पता चला, पता क्या चला, उस वक्त भी था लेकिन उस वक्त उनको पता नहीं था, ठीक है। बाद में पता चला तो बताया गया कि फेल हुआ क्योंकि फ्रिक्शन था, बट उनका आइडिया वैसे भी फ्लॉप हो चुका था। क्यों? जब मार्बल छोड़े तो ऊपर तक गया ही नहीं, आधा ही रास्ता में अटक गया, आधा तो नहीं लेकिन बट बहुत दूर गया, बट पूरा सेम हाइट तक नहीं पहुंच पाया, ठीक है। फिर आया न्यूटन चचा। न्यूटन फर्दर स्टडीड द गैलीलियोज आइडिया ऑन फोर्स एंड मोशन एंड प्रेजेंटेड 3 फंडामेंटल लॉज दैट गवर्न्स द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। 3 फंडामेंटल लॉज दिए मोशन के ऊपर, ठीक है। दिस 3 लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इन्हीं 3 लॉज को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन का था। क्या बोले थे? देखो, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन unless it is acted upon by an unbalanced external force। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो तब तक अपना, एक मिनट, हाँ चलो, वो तब तक अपना स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगा जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगा देते। लाइक एग्जांपल है इसका एग्जांपल देख लो। द सडन स्टार्ट ऑफ, नहीं इसके बारे में नहीं देते तुमको, इसके बारे में बताऊंगा, डोंट वरी, ये भी एग्जांपल दूंगा, बट सिंपल एग्जांपल पहले तुम लोगों को देता हूं। जैसे कि कोई एक बॉल रखा हुआ है ना, बॉल है या फिर कुछ भी एक बुक रखा हुआ है, वो तब तक रखा रहेगा जब तक उसमें कुछ एक्सटर्नल पुश नहीं दोगे तुम लोग, है ना, ये बोला। या फिर कोई एक मतलब कि कोई एक है, मान लो कोई गाड़ी है, ठीक है, अपना कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है, मान लो कोई कार है या फिर कोई बाइक है, छोटा सा कार, बच्चों का खिलौना है, ठीक है, वो अपना कांस्टेंट 5 के स्पीड में चल रहा है, चाबी दे दिए उसमें, चल रहा है ना। चाबी वाला गाड़ी देखियो ना, अभी आता है कि नहीं आता, मैं तो बचपन में बहुत चलाता था, अभी यार पता नहीं यार, ठीक है। जो भी उसमें फिक्स्ड है, चाबी वाला हो या बैटरी वाला हो, 10 का स्पीड में या 5 का स्पीड में अपना आराम से जा रहा है, वो तब तक नहीं रुकेगा या तब तक अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा तब तक जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं देते। ये बोले थे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, है ना। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू रिमेन्स इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, कंटिन्यू रहेगा रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और
ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल यू मतलब उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते हो तो। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स क्यों बोला गया है? क्योंकि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बारे में बताया था मैं। बैलेंस फोर्स कोई चेंजेस नहीं करता बाबा, शेप चेंज करेगा बट इसमें काम नहीं आएगा। ठीक है, और अनबैलेंस फोर्स ही उसको चेंज कर पाएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब इसको ना हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, इसी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखो, सबसे पहले इनर्शिया का मतलब जानो। इनर्शिया का मतलब होता है कोई भी एक ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी होता है। ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन पढ़ देते हैं एक बार। द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और ऑफ कीप मूविंग विथ द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। समझ में आया? सेम टू सेम यहां पे भी है, फर्स्ट लॉ ऑफ में भी बोला था कि वही, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी होता है कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, अगर वो मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। ये ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी है बाबा, उसका मतलब कि क्राइटेरिया, उसका प्रॉपर्टी है एक टाइप से बोल सकते। जैसे कि हम लोग का प्रॉपर्टी है कि हम लोग कहीं भी फोकट का खाना देखेंगे, हम लोग, मैं खा लेता हूँ, छोड़ो, कहीं भंडारा हुआ, कहीं फोकट का खाना मिल रहा है, मेरा प्रॉपर्टी है मैं खाऊंगा ही खाऊंगा, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, है ना? फिर तुम्हारा कोई प्रॉपर्टी होगा जहाँ वीडियो गेम देखे खेलना ही खेलना है, या फिर कुछ और एक देखे अच्छा कुछ है खाना ही खाना है ना? एक प्रॉपर्टी होता है ना सबका। वैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट का ये प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी होता है। जैसे कि हम लोग का, मैं मेरा अपना एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा प्रॉपर्टी है कि मैं कहीं भी फोकड़ा खाना देखूंगा खाऊंगा ही खाऊंगा, है, ये मेरा प्रॉपर्टी है। इसको, इसका प्रॉपर्टी का नाम दे दिया भुक्कड़, है ना? वैसे ही ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है कि वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, है ना? सो रहे बेटा तो सो ही रहेगा जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं देते हो। ठीक है, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन, ऐसा नहीं कि रुक रुक, यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। इस प्रॉपर्टी का नाम दे दिएगा इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या होता है समझ में आया? उसका एक प्रॉपर्टी का नाम है इनर्शिया, है ना? ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी का नाम है इनर्शिया। तो इसीलिए मतलब कि इनर्शिया, और देखो पूरा मैं सेम टू सेम है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी क्या बोला था? कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक अपना स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज नहीं करेगा जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। अब इनर्शिया तो वही है ना, उसका प्रॉपर्टी है। तो सिंपल सी बात, दिस इज व्हाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। समझ में आया? लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? अब उसके बारे में छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है। द सडन स्टार्ट ऑफ द बस ब्रिंग मोशन टू द बस, बट द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी ऑपोजेस दिस मोशन बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। क्यों? देखो, अब बेचारा हमारा बॉडी आराम से बैठा हुआ है बस में, है ना? अब सडन स्टार्ट करो, फुल स्पीड में भगा दोगे, है ना? तो भगा दोगे तो गाड़ी तो आगे जाएगा, है ना? बस का लो या बाइक का सबसे अच्छा एग्जांपल रहेगा। बाइक में पीछे में बैठे हुए हो, है ना, सडन ढंग से ऐसे भगाते हो तो बाइक क्या करता है? बाइक तो आगे जाएगा फुल स्पीड में, बट जो पीछे बैठा रहेगा वो पीछे बैक कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसका टेंडेंसी है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, या फिर इंसान भी ऑब्जेक्ट ही है ना, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी है कि वो रेस्ट में रहेगा भाई, वो इनर्शिया है, उसका बोला है इनर्शिया कि मैं रेस्ट में हूं तो मैं रेस्ट में ही रहूंगा, आगे नहीं जाऊंगा, है ना? आगे जाने में टाइम लगता है ना। सडन अगर तुम लोग चेंज करोगे तो मेरा तो प्रॉपर्टी है, मैं वहीं रहूंगा, तो मैं तो वहीं रहने की कोशिश करूंगा, इसलिए मैं वहीं पीछे रह जाता हूँ, फिर चल जाता हूँ गाड़ी के साथ। ठीक है, समझ में आया? एग्जाम्पल समझ में आया? फर्स्ट लॉ आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए। अब आते हैं हम लोग सेकेंड लॉ में। सॉरी, सेकेंड लॉ से पहले इनर्शिया, इनर्शिया के बारे में अच्छे से तुम लोगों को समझा चुका हूं मैं। ठीक है, फिर से एक बार थोड़ा सा डेफिनेशंस के थ्रू बता देता हूं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, इफ इट इज मूव्स इट टेंड्स टू कीप मूविंग। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया। डेफिनेशन है, लिख लो, खत्म बात, बता चुका हूं, समझा चुका हूं इसके बारे में। अब इसके बारे में ये थोड़ा सा जान लो। हेवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट्स ऑफर लार्ज इनर्शिया। जितना ज्यादा भारी, जितना ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ज्यादा इनर्शिया वो अप्लाई करेगा, मतलब उसके पास उतना ज्यादा ही इनर्शिया रहेगा। सिंपल सी बात है, क्वांटिटेटिवली द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स मास। ठीक है, जितना ज्यादा उसका मास रहेगा उतना ज्यादा उसका इनर्शिया रहेगा। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं हम लोग। We may thus relate inertia and mass as follows. हम लोग मास और इनर्शिया को कैसे रिलेट कर सकते हैं? Inertia is the natural tendency of an object to resist a change in its state of motion or of the rest. The mass of the object is the measure of its inertia. सिंपल सी बात है, इनर्शिया क्या होता है? ये होता है ना, सेम टू सेम। ठीक है, अब मास क्या होता है?
मेजर कैसे कर सकते हैं इनर्शिया को, उसका मास को देख लो, उसका इनर्शिया पता चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, जितना ज्यादा इनर्शिया उतना ज्यादा मास, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। समझ में आया? चलो यहां तक खत्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बट उससे पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट है मोमेंटम। मोमेंटम को जान लो। मोमेंटम होता क्या है? मोमेंट है बाबा, मोमेंट वही है मोमेंटम ना। वो मोमेंट और मोमेंटम बहुत अलग है। ठीक है, मोमेंट में मजा आता है, इसमें सजा आता है, पढ़ना पड़ता है ना, क्या करें। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मोमेंटम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूटन चचा है। मोमेंटम को भी न्यूटन चचा ही इंट्रोड्यूस किए थे, है ना। वही अप्लाई हुआ था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। द मोमेंटम, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास, जिसको हम लोग m से डिनोट करते हैं, एंड वेलोसिटी, जिसको हम लोग v से डिनोट करते हैं। दैट इज मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? p का एसआई यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड, या फिर केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी का ही डायरेक्शन को बोला जाता है। मतलब कि मोमेंटम को जो डायरेक्शन निकालने के लिए बोलेगा तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा उसको बता देना, खत्म। चलो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सिंपल सी बात है, डायरेक्ट अगर इसको याद करना है, ये देख लो, ये फॉर्मूला को देख लो। मोमेंटम क्या होता है? P से डिनोट करते हैं, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट को निकालो। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, है ना। प्रोडक्ट को निकाल लो, मिल गया तुम लोग का मोमेंटम, है ना। वही तो है मोमेंटम। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट बोलोगे तो ये वाला है ना, केजी मीटर पर सेकंड, या फिर केजी मीटर सेकंड इनवर्स। उसको डायरेक्शन बोलोगे तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वही उसका डायरेक्शन है। ठीक है, इंट्रोड्यूस कौन किया था? न्यूटन चचा इंट्रोड्यूस किए थे। बस इतना ही काफी है मोमेंटम के लिए, और कुछ चाहिए जानना का जरूरत ही नहीं है तुम लोगों को। बाकी इसके बारे में डिटेल में आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो कि यूज हुआ है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ अच्छे से समझ में आ चुका, मोमेंटम अच्छे से बता चुका। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहले देखते हैं हम लोग डेफिनेशन क्या है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, ये देखो, ये इसका मैथमेटिकल है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो कि अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा किसमें? कोई भी ऑब्जेक्ट में, है ना, वो इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स जो होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। मास तो कभी चेंज होगा नहीं, ठीक है, वेलोसिटी चेंज होता है, तो वेलोसिटी चेंज कितना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब क्या? रेट कभी भी लगा दे, यानी कि टाइम से डिवाइड कर दो उसको, है ना। तो टाइम से डिवाइड कर दो। समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन याद करो। ठीक है, डेफिनेशन देख लो। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे बेटा, टेंशन ना लो, अच्छे से समझ में आएगा तुमको। ठीक है, चलो अभी देख लेते हैं। चलो डेफिनेशन समझ में आया? क्या बोला है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मोमेंटम का जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का सिंबल होता है ये। ठीक है, ठीक है, मोमेंटम का चेंज, रेट ऑफ, ये चेंज ऑफ मोमेंटम है, डिवाइडेड बाय टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये बोलते हैं। ठीक है, चेंज ऑफ मोमेंटम को ऐसे डिनोट करते हैं, रेट, अगर कहीं भी रेट लगा दिया यानी कि टाइम लगा देगा, उसको टाइम से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, कितना टाइम में वो गया, इसका मतलब होता है रेट, मतलब कितना टाइम लग गया उसमें। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, या अप्लाइड फोर्स बोल दो, है ना। ये इसका सिंपल सा डेफिनेशन है। ठीक है, ये डेफिनेशन याद हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे, डोंट वरी। अगर समझ में नहीं आया तो मैथमेटिकल पूरा एक्सप्लेन होगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी। ठीक है, दिस लॉ टेल्स अस हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू चेंज द मोशन ऑफ अ बॉडी। ये लॉ बताता है कि कितना फोर्स लगेगा एक बॉडी जब मोशन में होगा या फिर रेस्ट में होगा, उसको चेंज करने के लिए कितना फोर्स लगेगा, वही ये लॉ बताता है। याद रखना, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या बताता है कि कितना फोर्स लगेगा किसमें? कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन में चेंज करने में, या डायरेक्शन चेंज करने में, या फिर रेस्ट को चेंज करने में। ठीक है, इट ऑल्सो गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ये फोर्स का डेफिनेशन भी देता है ना। ठीक है,
मैथमेटिकली अगर हम लोग इसको देखें, मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर याद रखना है तो ये फॉर्मूला याद रखना, F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसको पूरा डिफाइन करें, डोंट वरी, ठीक है। फोर्स F इक्वल्स टू फोर्स है, M इक्वल्स टू मास है, A इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। छड़ खत्म। एग्जाम्पल देख लो, अ क्रिकेट प्लेयर lowers his hand while catching a ball. This increases the time and reduces the force acting on hand. एक सिंपल सा एग्जांपल, मोमेंटम का अगर तुमको एग्जांपल देने बोलेगा, जब भी क्रिकेट देखते हो ना, देखना जो भी क्रिकेटर्स कैच करते हैं मोस्टली वो जब ऐसे कैच करेंगे तो ऐसे हैंड को पीछे ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि जिनका जो बॉल होता है ना बहुत हार्ड होता है, टफ पत्थर जैसा होता है पूरा, ठीक है। डायरेक्ट अगर इसमें लगेगा तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स इसमें लगता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, टाइम को रिड्यूस कर देता है, टाइम बढ़ा देता है, ऐसे बैक करता है, टाइम बढ़ा देता है, टाइम बढ़ाएगा तो उसका एक्सेलरेशन कम हो जाता है, तो फोर्स कम हो जाता है ना। अ पर्सन किक्ड अ फुटबॉल हार्डर टू मेक इट मूव फास्टर, लार्जर फोर्स ग्रेटर एक्सेलरेशन। जितना ज्यादा फोर्स लगाएगा, ठीक है, फुटबॉल में उतना ज्यादा उसमें जितना ज्यादा फोर्स लगाएगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। अ ट्रक रिक्वायर्स मोर फोर्स टू स्टार्ट देन अ बाइसाइकिल बिकॉज इट्स मास इज ग्रेटर, ठीक है। एक ट्रक को स्टार्ट करने में ज्यादा फोर्स लगता है बोलो, या फिर एनर्जी, फोर्स यहाँ पे तो फोर्स का पड़ रहा है ना हम लोग, एनर्जी तो लगता ही है, ज्यादा फोर्स लगेगा हम लोग उसको एक साइकिल को स्टार्ट करने से, ठीक है। साइकिल क्योंकि हल्का होता है और ट्रक ज्यादा भारी होता है, ठीक है। मास लग रहा है ना, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सेलरेशन, यही सब चीज बताया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कैसे निकालते हैं। देखो अब इसको मैथमेटिकली हम लोग डिराइव करेंगे, इस जो फॉर्मूला था हम लोगों का, जो स्टेटमेंट था, उससे हम लोग फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन जो है उसको हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, हम लोग सबसे पहले देखे तो मोमेंटम पढ़े थे ना हम लोग, क्या था, मास इंटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, ये मोमेंटम का फॉर्मूला था, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम ये होता है ना, चेंज करना है किसको, क्या, फाइनल से इनिशियल को माइनस कर दो, उसको बोलते हैं हम लोग चेंज इन मोमेंटम। कोई भी चेंज अगर बोलेगा तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देना, वेलोसिटी को बोलेगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। मास तो सेम ही रहता है, मास का भी चेंज नहीं होता, ठीक है। और भी कुछ जैसे फाइनल एक्सेलरेशन में वेलोसिटी ही चेंज करते हैं, ठीक है। और भी कुछ अगर आएगा आगे ऑब्जेक्ट वगैरह, कोई भी मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी वगैरह आएगा, कोई भी चेंज अगर बोला तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देना, खत्म, है ना। चेंज इन टाइम भी आता है, ठीक है। अब देखो ये उसका सिंबल है क्या, चेंज इन मोमेंटम का। अब मोमेंटम में सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी को ही चेंज किया, क्योंकि मास चेंज नहीं हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास तुम चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। हाँ उसको काट पीट दोगे, अलग कर दोगे, छोटा कर दोगे, वो अलग चीज है, ठीक है। यहां पर ही हम लोग मास को चेंज करने का बात कर ही नहीं रहे, एक ऑब्जेक्ट का फोर्स कितना लग रहा है वो सब चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है तुम लोगों का, फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन मोमेंटम को हम लोग कर देते हैं, मास तो उतना ही रहेगा बट वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, वैसे करके हम लोग देख लेते हैं उसका चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जैसे कि मैंने बताया था, अगर किसी का भी रेट निकालना है तो उसको टी से डिवाइड कर दो, है ना। कितना टाइम लगा उसमें, उसी को हम लोग बोलते हैं रेट। रेट मतलब होता है टाइम, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है उसको, समझ में आया। तो ये कर दिया हम लोग, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो ये है तुम लोगों का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो फोर्स से, हो गया तुम लोग का सेकंड लॉ। वही चीज है ना, देखो ये चीज दिखाया ना तुम लोगों का, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखो हम लोगों ने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ाया था मैंने, मोशन, ठीक है। मोशन में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अच्छा यही तो है यार फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन दिया था, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन जो बताया गया था उसमें तुम लोगों को दिया गया था क्या था, ए टी इक्वल्स टू भी माइनस यू था, ए इक्वल्स टू भी माइनस यू बाय टी था, यही था। तो ये था तुम लोगों का इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। मोशन का जो 3 इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन, उसमें से फर्स्ट इक्वेशन ये था, ठीक है। तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, देखो यही तो है ना, यही तो है एक्सेलरेशन, v माइनस यू बाय टी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, t है टाइम, समझ में आया। इसको हम लोग चेंज कर सकते, लिख सकते हैं a में। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी हम लोग हटाते हैं तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, याद रखना, कभी भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे, ठीक है, ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपोर्शनलिटी,
ठीक है, कभी भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है। कौन सा कांस्टेंट मैटर करने मतलब कि डिपेंड करता है कहाँ है क्या है, लेकिन एक के जरूर मल्टीप्लाई होगा जिसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो F इक्वल्स टू के मास इंटू एक्सेलरेशन आ गया। अब ये कांस्टेंट का वैल्यू अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इफ 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड टू 1 kg ऑफ ऑब्जेक्ट, एक यूनिट फोर्स अप्लाई हुआ एक ऑब्जेक्ट के लिए, 1 kg ऑब्जेक्ट के लिए, टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, के विल बिकम 1। सो द इक्वेशन बिकम, मतलब कि अगर हम लोग इसमें 1 न्यूटन फोर्स लगा दें, है ना, 1 kg मास लगा दें और 1 मीटर पर सेकेंड इनवर्स का सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, का एक्सेलरेशन लगा दे, तो के अकेला बच गया, सब 1 1 1 बच गया, तो के का वैल्यू क्या आ गया 1। अगर ऐसे करके हम लोग के को कैंसिल आउट कर दें, के को वैल्यू अगर 1 ले लें ऐसे करके, तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तुम लोगों का फाइनल फॉर्मूला है। ठीक है, सेकेंड लॉ का फाइनल फॉर्मूला है ये वाला। ठीक है, दस फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन का अगर बात करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन और द चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का जो डायरेक्शन होगा और तुम लोगों का एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वही तुम लोगों का फोर्स का डायरेक्शन होगा। अगर डायरेक्शन पूछ लिया तो डायरेक्ट बता देना। ठीक है, समझ में आया? यहां तुम लोगों का सेकंड लॉ खत्म हुआ। चलो आगे देखते हैं क्या है। ये ओवरव्यू है एक ठो क्वांटिटी, सिंबल, फॉर्मूला और एसआई यूनिट के बारे में। सबसे पहले मोमेंटम का क्वांटिटी सिंबल क्या होता है, P। फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू mv। याद रखना, तुम लोगों का न्यूमेरिकल्स वगैरह में काम आएगा अभी। ठीक है, kg मीटर पर सेकेंड, ये इसका SI यूनिट है। ठीक है, फोर्स का है F और F का होता है मा। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मा, MA, मास इनटू एक्सेलरेशन, मा याद रखना। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मा। ठीक है, मा न्यूटन। ठीक है, उसका यूनिट SI यूनिट क्या है, न्यूटन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, A। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू बाय टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तुम लोग ऐसे भी देखे होगे, वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, वहां इनिशियल वेलोसिटी 0 ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो डायरेक्ट लिख सकते हो ना, v माइनस टी, v बाय टी लिख सकते हो डायरेक्ट। और उसका सिंबल होता है मास मास बोल रहा हूं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग अभी कि फर्स्ट लॉ स्टेटमेंट फ्रॉम सेकेंड लॉ स्टेटमेंट, मतलब कि सेकेंड लॉ से हम लोग फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट निकालेंगे। सेकेंड लॉ हम लोग पढ़ लिए, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। उसी फॉर्मूला को यूज करके, उसी का कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग फर्स्ट लॉ को स्टेटमेंट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रॉम सेकेंड लॉ, ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोला था, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर फोर्स जो है बैलेंस्ड रहा, ठीक है, फोर्स अगर बैलेंस्ड रहा, इफ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, फोर्स बैलेंस बोलो या फिर कोई एक्सटर्नल फोर्स उसमें लगाओ ही मत, दोनों एक ही बात है। ठीक है, दोनों 0 ही आएगा। ठीक है, एक ही बात, चेंजेस आएगा, बट अगर फोर्स को 0 करना है तो दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, तो यहां पर बोला है कोई एक्सटर्नल फोर्स मत लगाओ। ठीक है, हम लोग नहीं लगाते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो फोर्स हो गया 0। कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लगा है तो फोर्स हो गया 0। ठीक है, तो फोर्स 0 हो गया तो हम लोग 0 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। अब अगर ये 0 है तो इन दोनों में से कोई ना कोई तो एक 0 होगा, नहीं तो दोनों का दोनों 0 होगा, तभी तो 0 आएगा। फोर्स कब 0 आएगा, जब मास या एक्सेलरेशन दोनों में से कोई ना कोई एक तो 0 होना चाहिए, तभी तो फोर्स 0 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा 0। तो मास तो बेचारा 0 हो नहीं सकता। मास कभी 0 हो सकता है क्या? इसको मैं कितना भी टुकड़े में तोड़ दूं, कितना भी चपटा कर दूं, या फिर कितना छोटा से छोटा पार्टिकल ले आऊं, कुछ ना कुछ उसका मास रहता ही रहता है। बिना मास का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होता। ठीक है, तो मास कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑब्वियसली बेचारा एक्सेलरेशन को ही 0 होना पड़ेगा ना। तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो याद रखना वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। लाइक तुम एक बाइक चला रहे हो, एक्सेलेटर देखो ना, बाइक मोड़ते हो ना। ठीक है, अगर बाइक चला रहे हो, एक्सेलेटर को 0 कर दो। एक्सेलेटर 0 मतलब क्या, बढ़ ही नहीं रहा है। 0 मतलब बढ़ ही नहीं रहा है, एक्सेलेटर नहीं बढ़ा रहा है। ये है एक्सेलेटर, हाथ में जो रहता है एक्सेलेटर,
वो है एक्सीलरेटर, ठीक है, उसको स्ट्रिक्ट कर दो तो गाड़ी जाएगा बट सेम स्पीड में जाएगा, बाइक सेम स्पीड में रहेगा, कहीं भी ना स्लो होगा ना स्पीड होगा, सेम स्पीड में रहेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, समझ में आया? तो वही इसका मीनिंग बोला है, एक्सेलरेशन इज जीरो, दैट इज वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, therefore the body continues in its state of rest or uniform motion, no change in speed और डायरेक्शन। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और कोई बॉडी मोशन में है तो कांस्टेंट मोशन में रहेगा, अगर एक्सेलरेशन उसमें नहीं दिया है तो, ठीक है, समझ में आया? Hence proved, यही तो है स्टेटमेंट, यही तो बोला था फर्स्ट लॉ। Hence proved when no unbalanced external force acts on an object, it remains at the rest or continues to move with uniform velocity, which is external, exactly Newton's first law of motion। यही तो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फाइनल स्टेटमेंट क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ द सेकेंड लॉ व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। समझ में आया? न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो एक स्पेशल केस है सेकेंड लॉ का, ठीक है, दोनों एक दूसरे से कंबाइन है ऐसे करके। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या आ रहा है। नेक्स्ट आएगा तुम लोगों का क्वेश्चन। अब दो चार छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। A constant force acts on an object of mass 5 kg, एक फोर्स है, ठीक है, मास दिया हुआ है तुम लोगों का। अच्छा इसको छोटा कर सकते हैं ना, हाँ इसको और छोटा करते हैं, ठीक है, मास दिया हुआ है तुम लोगों का कितना 5 kg। अच्छा इसमें बढ़िया लिखा रहा है यार, मैं बड़ा कर दिया था इसलिए बढ़िया नहीं लिखा रहा था, कोई बात नहीं। मास दिया हुआ है 5 kg, ठीक है, फॉर ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है तुम लोगों का 2 सेकेंड, ठीक है। It increases the object's velocity from 3 मीटर पर सेकेंड से 5। इसका जो वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड कर दिया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो है तुम लोगों का 3 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी जो है तुम लोगों का 7 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स नाउ इफ द, अच्छा कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स कितना है पूछा है, फोर्स कितना है पूछा है तुम लोगों से, है ना। इसमें बोला है नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ डायरेक्ट ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ये पहला ये पूछ लिया तुम लोगों से, है ना। सेकेंड में पूछा है अगर तुम लोगों का फोर्स को t इक्वल टू 5 सेकेंड के लिए अप्लाई कर देते हैं, उसी फोर्स को 5 सेकेंड के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, ये तुम लोगों से पूछा है, ठीक है। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या निकालना है, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इक्वल्स टू है मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो बेटा मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, तुम्हारे बुक में है पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, उतना लिखूंगा टाइम वेस्ट होगा, उतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तुम लोगों को एक्सप्लेन करना है, उसमें आराम से देख के एक्सप्लेन करना, ठीक है। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, मास इक्वल्स टू फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ये फॉर्मूला है निकालने का, ठीक है। मास तुम लोगों को पता है 5 kg, अब एक्सेलरेशन को हम लोग को इलेबोरेट करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था तुम लोगों का a इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, यही था ना। तो लिख देते हैं इसको यहाँ पे, तो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। अब ये जितना भी वैल्यूज है इसमें पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। मास कितना है तुम लोगों का 5 kg, है ना, इनटू फाइनल वेलोसिटी कितना है 7 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 3 डिवाइडेड बाय t। तो टी का जगह में कितना लिखेंगे हम लोग, टी के जगह में लिखेंगे टाइम कितना है 2 सेकेंड्स, ठीक है। 7 माइनस 3 होता है तुम लोगों का 4, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा तुम लोगों का 5 इंटू 4/2, जो कट गया 2 बचा 5 दूने 10, 10 क्या निकाल रहे थे हम लोग, 10 न्यूटन इज आंसर। तो तुम लोग को फोर्स मिल गया 10 न्यूटन, ठीक है, फोर्स मिल गया। तो अब इसी फोर्स को अगर हम लोग 5 सेकंड के लिए अप्लाई करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी कितना आएगा, सेम टू सेम फॉर्मूला, ठीक है। इसी फॉर्मूला को फिर से लिखो, ठीक है, दूसरे कलर में लिखते हैं हम लोग, रेड में लिखते हैं। रेड दिखाई देगा, दिखाई देना ही चाहिए यार, ठीक है। सेम फॉर्मूला को हम लोग फिर से लिखेंगे, फोर्स इक्वल्स टू तुम लोगों का आ जाता है मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी है बाय टाइम, ठीक है।
अब इसी में फोर्स हम लोग को पता है, सारा डाटा को पुट कर देते हैं। फोर्स हम लोग को पता है 10 न्यूटन है ना, 10 न्यूटन है फोर्स। मास हम लोग को पता है, ऑब्जेक्ट का मास चेंज होगा नहीं, 5 kg ही रहेगा, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हम लोगों को निकालना है, फाइनल वेलोसिटी हम लोग को निकालना है कितना है, इनिशियल वेलोसिटी हम लोग का वही रहेगा, स्टार्ट तो 3 से ही करेगा, है ना। टाइम कितना है अपने पास, 5 सेकेंड। टाइम यहां पे चेंज कर दिया, पहले था 2 सेकेंड, अभी है 5 सेकेंड, है ना। तो अब देखो यहां पर क्या आ जाएगा, 5 और 5 कट जाएगा, है ना, डिवाइड है, कट जाएगा, और ये 3 आ जाएगा इस तरफ, तो वेलोसिटी हो जाएगा तुम लोगों का फाइनल वेलोसिटी 13। 10 ये माइनस था, इस तरफ आ जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। एक स्टेप और कर ही देता हूं तुम लोगों के लिए। 10 इक्वल्स टू v-3, तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो 10 + 3 इक्वल्स टू v हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 13। वेलोसिटी कितना हो गया, 13 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। समझ में आया? एनी डाउट तो बोल नहीं सकता मैं, कोई बात नहीं, अगर डाउट हुआ भी तो पूछ लेना, कमेंट में पूछना, देखते हैं जो होगा करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। तो सबसे पहले क्या, यही तो है, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेशन ए 2 kg मास एट 5, अरे मतलब कुछ नहीं, एक एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है। विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेशन ए 2 kg मास, 2 kg मास है और 5 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन है, और 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकंड, मतलब कि दिया हुआ है, दो ठो अलग अलग दिया हुआ है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तुम लोग का 2 kg उसका मास है और 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन है, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तुम लोगों का, सेकेंड ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तुम लोगों का 4 kg मास है, ठीक है, और क्या है, 4 kg मास है और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो बोला है विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, इसमें कौन है जो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। रिक्वायर बोला है, लेकिन ज्यादा फोर्स किस में लगेगा, एक टाइप से सोच लो, है ना। फोर्स किसका ज्यादा होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। जिसका देख लेते हैं, पहले वाले का क्या आएगा, पहले वाले का 5 दूनी 10, फर्स्ट का आ जाएगा 5 × 2 = 10 न्यूटन, दूसरे वाले का आ जाएगा 4 × 2 = 8 न्यूटन। तो पहले वाले का आंसर, पहले वाले का ज्यादा फोर्स होगा, है ना, समझ में आया, पहले वाले में फोर्स ज्यादा होगा, खत्म, सिंपल सा है। नेक्स्ट, अ मोटर कार is moving with a velocity of 108 km/h and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied. Calculate the force required by the brakes on the motor car if its mass along with the passenger is 1000 kg. चलो देखो, सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कार है, ठीक है, कार बोलो, मोटर कार बोलो, जो भी बोलो, कार है, मोशन में, ठीक है, आराम से बेचारा चल रहा है, ठीक है। कुछ एक सडन कुछ प्रॉब्लम आया होगा जिसके लिए भी ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई किया तो सडन रुक जाएगा ना। तो कितना फोर्स, वो जो ब्रेक है वो कितना फोर्स अप्लाई किया कि गाड़ी को रोक दिया, ठीक है। उसका स्पीड दिया हुआ है तुम लोगों का, गाड़ी का स्पीड दिया हुआ है, स्पीड का वेलोसिटी दिया हुआ है तुम लोगों का 108 km/h, ठीक है। टाइम दिया हुआ है तुम लोगों का 4 सेकेंड, ठीक है, और वेट दिया हुआ है केजी, वेट दिया हुआ है तुम लोगों का मास 1000 kg, ठीक है। अब निकालने में तुम लोगों को बोला है फोर्स, फोर्स इक्वल टू कितना होगा, है ना, तो निकालते हैं। चलो सबसे पहले वेलोसिटी जो है, फोर्स निकालना है अपने को, इधर लिख देते हैं, सबसे पहले वेलोसिटी जो है इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं इसको, मीटर पर सेकंड में।
तो 108 है इंटू, इसमें सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, आवर को सेकेंड्स में कन्वर्ट के लिए 3600 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ 2 zeros कटे, यहाँ 2 zeros कटे, 36 दिया होता है 108, है ना। तो 3 बार में कट जाएगा ये 3, ये हो जाएगा तुम लोग का 30। ठीक है, यहां आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गया तुम लोगों का, वेलोसिटी मिल गया तुम लोगों को 30 मीटर पर सेकेंड। टाइम तुम लोगों को पता है, मास तुम लोगों को पता है, क्या अप्लाई, क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। ठीक है, तो फोर्स देखते हैं हम लोग। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, जो कि है एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, याद रखना बेटा, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी है ये, है ना। फाइनल वेलोसिटी जो होगा ये है तुम लोग का इनिशियल वेलोसिटी, मैं गलती लिख दिया हूं यू, ये है इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी जो होगा तुम लोग का 0 होगी, एंड में गाड़ी स्टॉप हो जाएगा। इनिशियली वो 108 का स्पीड में जा रहा था, 108 किलोमीटर का स्पीड में या फिर 30 मीटर पर सेकंड का स्पीड में जा रहा था, बट ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो पूरा रुक जाएगा, स्लो, मतलब कंप्लीटली 0 में आ जाएगा उसका वेलोसिटी, वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी 0, तो m इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितना है 30 मीटर पर सेकंड माइनस फाइनल वेलोसिटी कितना है, सॉरी उल्टा कर दिया मैं, फाइनल वेलोसिटी है तुम लोगों का 0, इनिशियल वेलोसिटी है तुम लोगों का 30 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है 4 सेकंड। 4 सेकंड में वो पूरा गाड़ी स्टॉप हो गया, बहुत हैवी गाड़ी है, 4 सेकंड में पूरा का पूरा 108 का स्पीड से 0 में आ गया, है ना। तो मास का भी डाल ही देते हैं वैल्यू, मास का वैल्यू कितना है 1000 kg, का दाई सैकड़ा हजार, है ना। तो ये तो कट जाएगा 4 से, कितना से कटेगा 4 बार में, यह आ जाएगा तुम लोगों का 1000 का आधा हो जाएगा 500, 500 का आधा 250, 250 माइनस 30। ठीक है, तो ये हो गया तुम लोगों का 25 या 75 माइनस 7500 न्यूटन, माइनस में आया, यानी कि फोर्स जो है, एक्सेलरेशन जो है वहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो फोर्स भी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, समझ में। ये है तुम लोगों का फ्रिक्शनल फोर्स भी बोल सकते हो इसको। तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 7500 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुआ उसमें। ठीक है, समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास ऑफ m1 एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एंड अ मास m2 एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वेर टाइड टुगेदर। ठीक है, अगर दोनों का दोनों मास एक साथ टाई करते हैं तो एक्सेलरेशन कितना होगा, यही पूछा है। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग। फोर्स दिया हुआ है तुम लोगों का 5 न्यूटन, ठीक है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है तुम लोगों का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एंड द मास m1 m2 एक्सेलरेशन, अच्छा ये m1 का एक्सेलरेशन है, गिव्स अ मास ऑफ 1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस, ठीक है, ये m1 का एक्सेलरेशन है, मास m1, m2 का एक्सेलरेशन कितना है, m2 का एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वेर टाइड टुगेदर, अगर दोनों का दोनों मास को एक साथ बांध देते हैं तो तुम लोगों का एक्सेलरेशन कितना होगा, यही पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग मास निकालते हैं, ठीक है, मास निकालेंगे, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। m1 निकालते हैं, कितना है, फोर्स है तुम लोगों का 5 न्यूटन, तो m1 हो गया तुम लोगों का m1 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, 10, तो m1 हो गया तुम लोगों का 1/2, 10 डिवाइड हो जाएगा ना, 1/2 आ गया, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/2 को 0.5, ये जो 10 है डिवाइड हो जाएगा यहां आके 5/10 हो जाएगा, तो 1/2 0.5। वही अगर m2 देखें हम लोग, m2 हो जाएगा तुम लोगों का, अच्छा पूरा प्रोसेस कर ही देता हूं, 5 फोर्स है 5 इक्वल्स टू m2 इंटू 20, ठीक है, तो m2 हो गया तुम लोगों का 5/20 इक्वल्स टू 1/4, यानी कि
25। ये है m1 और m2, तुम लोगों को m1 और m2 दोनों मिल गया, ठीक है। बोला है व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मास वेयर टाइड टुगेदर, अगर दोनों का दोनों मास को एक साथ बांध दो। तुम लोगों को मास m1 m2 दोनों मिल गया, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। ऐड करने के बाद देखो उसमें कितना तुम लोगों को एक्सेलरेशन मिल रहा है। तुम लोगों का फोर्स पता है, फोर्स तो वही लगेगा 5 न्यूटन, ठीक है। इक्वल्स टू मास कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं 5 और 0.5 0.25, तो हो गया 0.75, है ना, इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हो जाएगा 5/0.75। अब इसको सॉल्व कर लेना, आंसर जो आएगा कमेंट में बता देना, ठीक है। समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल इज गिवन इन अ फिगर। ये फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट, ठीक है। सिंपल सी बात है, तुम लोगों को निकालना है फोर्स कितना है। अगर बॉल को रेस्ट में लाना है तो कितना फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। तुम लोगों को क्या क्या डाटा दिया हुआ है, मास दिया हुआ है तुम लोगों का 20 ग्राम, है ना। वेलोसिटी दिया हुआ है, देखो ये ग्राफ से पता चल रहा है ये वेलोसिटी है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सॉरी देखो यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी याद रखना, ये जो जा रहा है ना, देखो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का ग्राफ जो है नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे 0 होता है ना। ये है वेलोसिटी, ये टाइम है और ये है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी यहाँ पे 0 आ रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 आ गया। वैसे भी बोला है रेस्ट में लाने के लिए कितना चाहिए, है ना। फाइनल वेलोसिटी आ गया 0, और क्या था, टाइम दिया हुआ है तुम लोगों को 10 सेकेंड, टाइम है 10 सेकेंड, ठीक है। बोला है फोर्स कितना होगा निकालो, ठीक है। तो निकालते हैं हम लोग फोर्स। सबसे पहले याद रखो सबको कन्वर्ट कर दो SI यूनिट में, ठीक है। ये 20 ग्राम है ना, इसको हम लोग केजी में अगर कन्वर्ट करते हैं 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 20 बाय इकाई दाई सिकड़ा 1000 kg हो जाएगा। ये 0 0 कटा, आंसर आ जाएगा तुम लोगों का 0.02, 1 2 जाएगा। तो इसको इधर लिख देता हूं मैं, कहाँ लिख दूँ, इधर लिख देता हूँ, 0.02 kg। ये है तुम लोगों का क्या, मास मिल गया तुम लोगों का, ठीक है। अब वेलोसिटी देखो, इनिशियल वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को हम लोग 100 से डिवाइड कर देते तो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। 100 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो इधर लिख देता हूँ 20/100 अगर हम लोग करते हैं तो 2 पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 0.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यह आ जाएगा तुम लोगों का 0.2 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी मिल गया, फाइनल वेलोसिटी वैसे भी 0 है, टाइम ठीक है। अब निकालना क्या है अपने को निकालना है फोर्स, है ना। फोर्स निकालना है, तो फोर्स के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, ये था। तो चलो मास कितना आ गया हम लोगों का 0.02 kg, 0.02 kg छोड़ देते हैं हम लोग, डायरेक्ट एंड में लिख देंगे, ठीक है। मास आ गया था। इनिशियल वेलोसिटी हम लोग का 0.02, फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जो है -0.2 है ना। टोटल टाइम कितना है 10 सेकेंड्स है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 0.02 है और ये 0.2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.002, ठीक है। 1 पॉइंट इधर है, 2 पॉइंट इधर है, तो 2 पॉइंट इधर ले आओ, 2 पॉइंट आएगा ना, 1 इधर पॉइंट है, 1 2 इधर पॉइंट, टोटल 1 2 3 पॉइंट इधर आ जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अच्छा इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कंफ्यूजन को। 10 का पावर -2 आएगा इधर, 10 का पावर -1 आएगा इधर, दोनों 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं 4 लिख दूं और 0 0 0 0 कर दूं, 10 का पावर -3 है, 1 2 3, हाँ यह आ जाएगा 10 का पावर -3, वही सेम था, डिवाइडेड बाय 10 है ये, तो एक और इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ, ठीक है। तो एक्चुअली में आंसर आ जाएगा 0.0004, ठीक है। क्या निकाल देता हम लोग, फोर्स, जो कि है न्यूटन, ठीक है। 0.00
0.04 न्यूटन तुम लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? एनी डाउट? बोल नहीं सकता तो आगे बढ़ते हैं। चलो, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्वेश्चन का सिलसिला खत्म हुआ। अब हम लोग आएंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, जो कि सबसे पॉपुलर है। कोई अगर अब तुमको पीटे तो तुम भी पीट डालो, है ना? गलत बात, पीटा पीटी मारा पीट बहुत प्रॉब्लम करता है बाबू, मत क्या करना। ठीक है, हाँ, सहना भी नहीं चाहिए। छोड़ो, ये सब चीज पे ज्ञान नहीं देते हम लोग पढ़ाई पे काम करते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है थर्ड लॉ ऑफ मोशन? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन है उसके ऊपर एक इक्वल होता है और एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है। अब उसको एक्सप्लेन करते हैं, जानते हैं क्या होता है। When one body exert a force on another body, ठीक है, कभी एक बॉडी एक दूसरे बॉडी पे कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो जो दूसरा बॉडी है उसके ऊपर वापस सेम टू सेम फोर्स अप्लाई करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, वही बोला है। When one body exerts a force on another body, the second body exerts an equal and opposite force on the first body. तुम हमको पीटा, हम भी पीटेंगे बाबू तुमको, है ना? यही बोला था। तो उसके एग्जाम्पल्स है कुछ। When a gun is fired, it exerts a forward force on the bullet. The bullet exerts an equal and opposite force on the gun. जब तुम एक गन से फायर करते हो, कभी किए हो? नहीं किए हो, कोई बात नहीं, आगे जाके कर लेना। ठीक है, अबे इधर नहीं, मिलिट्री में जाके करना, सरेआम करोगे, अंदर जाओगे, ये सब काम मत करना। ठीक है, तो जब तुम किसी गन को फायर करते हो, ठीक है, तो बुलेट में फोर्स पड़ता है, बुलेट जाता है, तो वही सेम फोर्स, ठीक है, सेम फोर्स ऑपोजिटली, मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में गन में भी वो अप्लाई करता है। कौन? बुलेट। बट गन का वेट बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बुलेट, इसलिए ज्यादा रिकॉइल नहीं होता, थोड़ा सा ही झटका देगा, खत्म हो जाएगा, है ना? बट बुलेट बहुत दूर तक जाएगा। दिस रिजल्ट्स इन द रिकॉइल ऑफ द गन सिंस द गन हैज मच ग्रेटर मास देन द बुलेट, the acceleration of the gun is much less than the acceleration of the bullet. रिकॉइल होता है, गन रिकॉइल होता है, क्यों? बुलेट भी उसमें ऑपोजिट फोर्स देता है ना? बट गन का वेट बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू बुलेट, इसीलिए गन का एक्सेलरेशन थोड़ा सा ही होता है, बट बुलेट का एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, समझ में आया? मैथमेटिकली अगर इसको देखोगे तो F12 इक्वल्स टू F21, इसका मतलब होता है 1 से 2 फोर्स, 1 से 2 के तरफ, 1 जो अप्लाई कर रहा है 2 में, ठीक है, और 2 जो अप्लाई करेगा 1 में। बॉडी, ये बॉडी है, बॉडी 1 बॉडी 2, है ना? फोर्स बॉडी 1 अप्लाई कर रहा है बॉडी 2 में, ठीक है, और एक फोर्स बॉडी 2 अप्लाई करेगा बॉडी 1 में, अब वो ऑपोजिट फोर्स रहेगा, इसीलिए उसको नेगेटिव साइन से डिनोट किया गया। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये दिया हुआ है फोर्स 1 फोर्स 2, देख लेना, पढ़ लेना यार, क्या है नेगेटिव साइन डिनोट किया, समझा चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। थर्ड लॉ समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये थर्ड लॉ का एक्सपेंडेशन भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, थर्ड लॉ को एक्सपेंड करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, देखो मोमेंटम, मोमेंट याद है, मोमेंटम पढ़े थे हम लोग, है ना? अब उसके बारे में, कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या बोला है? द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिमेन्स कांस्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स किसी भी सिस्टम में, ठीक है, नहीं लगता है, ठीक है, तो टोटल फोर्स जो होगा वो कांस्टेंट होगा। टोटल मोमेंटम जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, डोंट वरी, समझ में नहीं आए तो आगे हम लोग इसको मैथमेटिकली पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी। ठीक है, इन द अदर वर्ड, द टोटल मोमेंटम बिफोर इंटरेक्शन is equal to the total momentum after interaction provided there is no external force acting on the system। अगर कोई भी दो बॉडी कोलाइड करते हैं, ठीक है, तो कोलिजन से पहले जो उसका मोमेंटम था वही इक्वल होगा कोलिजन के बाद। ठीक है, यही है तुम लोगों का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलो आगे एक्सप्लेन करते हैं। When two bodies interact they exert equal and opposite force on each other। न्यूटन थर्ड लॉ बोला था। ठीक है, this internal
फोर्सेस डू नॉट चेंज द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये जो फोर्स जो पड़ा एक दूसरे को, वो टोटल मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकते बाबा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। देयरफॉर टोटल मोमेंटम बिफोर इंटरेक्शन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर इंटरेक्शन। इसीलिए टोटल मोमेंटम जो है बिफोर इंटरेक्शन भी वही रहेगा, आफ्टर इंटरेक्शन भी वही रहेगा। ठीक है, समझ में आया? एग्जाम्पल देख लो, कोलिजन ऑफ टू बॉल्स, दो ठो बॉल्स का टकराना, वही एग्जाम्पल मैंने अभी दिया था आपको, है ना। व्हेन टू बॉल्स कोलाइड द टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स अनचेंज्ड, जिसको हम लोग कांस्टेंट बोल सकते हैं। कांस्टेंट था, स्टार्टिंग में भी वही था, एंडिंग में भी वही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मैथमेटिकल प्रूफ। मैथ्स के थ्रू हम इसको प्रूफ करेंगे बेटा। लेट टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2 मूव विथ इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 रेस्पेक्टिवली। दो बॉडीज हैं, ठीक है, जिसका मास m1 है और m2 है, ठीक है। बॉडी 1 बॉडी 2 और मूव विथ इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगा? u1 और u2। इनिशियल वेलोसिटी दोनों वेलोसिटीज हैं। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी भी आएगा ना, आएगा ना। आफ्टर इंटरेक्शन देयर फाइनल वेलोसिटी बिकम v1 और v2, ये फाइनल वेलोसिटीज है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोलता है? फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑफ सेकेंड बॉडी। यही तो है, फोर्स सेम होता है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, है ना। अब फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या बोला था न्यूटन चचा ने? बोला था फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, सॉरी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है बाबा? यही तो है m2 v2 माइनस u2, m1 u2 माइनस v1 माइनस u1, जो भी है यार देख लो ना यार, पता तो है तुम लोगों को कि बोला था ना यार, ये फोर्स इक्वल्स टू होता है v1 माइनस 1 क्यों लिख रहा हूं यार मैं, v माइनस u बाय t, ये है फोर्स। अब ये पहला बॉडी के लिए ये वाला लगा दो, दूसरा बॉडी के लिए ये भी सेम लगा दो। पहला बॉडी में सब में 1 लिख देना, दूसरा बॉडी में सब में 2 लिख देना, खत्म। यही चीज है यार, दोनों इक्वल होगा लेकिन नेगेटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव रहेगा उसमें, क्योंकि ऑपोजिट है वो। समझ में आया? फोर्स बराबर हो गए, दोनों का फोर्स बराबर हो गए और नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो टाइम तो चेंज नहीं होगा ना बाबा, मास दो अलग अलग बॉडी का मास अलग अलग है बट टाइम तो सेम ही रहेगा। सेम टाइम में ही दोनों कोलाइड किए ना, है ना। तो टाइम को काट दो, टाइम अलग अलग नहीं दिया हुआ है, वो बोला भी है टाइम अलग नहीं है भाई, है ना। बट मास अलग है, इनिशियल वेलोसिटी अलग है, फाइनल वेलोसिटी अलग है, सब अलग अलग है ना। जहां जहां 1 1 दिया है, 2 2 दिया है, वो अलग अलग है, ठीक है। तो अब कैंसलिंग टी को कैंसिल कर दो, ठीक है। अब इसको लिख दो ऐसे, सेम टू सेम इक्वल्स टू 0 क्यों कर दिया भाई? हाँ तो करेगा नहीं क्या? ये इधर आ गया ना, देखो नेगेटिव था, इस तरफ आ गया पॉजिटिव हो गया, इक्वल्स टू 0। ऐसे करते हैं ना, x इक्वल्स टू माइनस वाई अगर है तो y इधर आ जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 होता है ना बाबू। यही लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब m1, अच्छा इसको रीअरेंज भी कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट में यहां हो गया, अब इसके बाद रीअरेंज कर लेना ना यार खुद से, इतना नहीं कर सकते हो क्या? m1 v1 माइनस m1 u1 हो जाएगा, प्लस m2 v2 माइनस तुम लोगों का m2 u2 हो जाएगा। जो जो माइनस था उस तरफ फेंक दो, ठीक है, जो जो प्लस था उसको इधर ही रहने दो, देखना बराबर हो जाएगा ये वाला। यही तो है बेटा, यही तो है। इसका फाइनल स्टेटमेंट नहीं लिखा क्या मैं? नहीं लिखा यार, सॉरी भूल गया। वही फाइनल स्टेटमेंट, स्टार्टिंग वाला स्टेटमेंट को फाइनल में लिख देना, यही वाला। द टोटल मोमेंटम बिफोर इंटरेक्शन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर इंटरेक्शन, खत्म। यही है तुम लोगों का फाइनल स्टेटमेंट। मोमेंटम देख रहे हो ना, यही तो है बाबा मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इक्वल होता है। समझ में आया? मोमेंटम कैसे इक्वल होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम लोग देखते हैं छोटे मोटे क्वेश्चंस मोमेंटम के ऊपर में, थर्ड लॉ के ऊपर में, है ना। A bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity of 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity of pistol? अगर तुम velocity मतलब कि recoil velocity निकालना है
थर्ड लॉ के ऊपर जाएगा या फिर मोमेंटम के ऊपर भी जा सकता है, देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब कोई बुलेट फायर करते हो तो बुलेट का जो रिकॉइल वेलोसिटी पड़ेगा गन में वो कितना होगा, ये पूछा ना, वेलोसिटी पूछा ना, व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी पूछा है, ठीक है। बुलेट का मास है तुम लोगों का 20 ग्राम, है ना, इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विथ अ वेलोसिटी दिया हुआ है, बुलेट का वेलोसिटी दिया हुआ है 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ 2 kg। पिस्टल का मास दिया हुआ है, ये बुलेट का मास है, ये पिस्टल का मास दिया हुआ है 2 kg, है ना। तो वेलोसिटी जो पड़ेगा तुम लोगों का किसके ऊपर, तुम लोगों का ये क्या है यार, गन के ऊपर, ठीक है, वो कितना होगा वही पूछा है। सिंपल सा तुम लोग का इसमें मोमेंटम लगा दो ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो तो भी हो जाएगा, थर्ड लॉ ऑफ लगा दोगे तो भी हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है वैसे, ठीक है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, P इक्वल टू एम भी, है ना, P1 इक्वल टू P2 होगा ही होगा। ये ऐसे करके भी निकाल सकते हो, या फिर तुम लोग को और थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है तो टाइम तो सेम ही लगेगा, F1 इक्वल टू माइनस F2 लगा दो तो भी सेम आंसर आ जाएगा तुम लोगों का। हम लोग इसी से निकाल लेते हैं P1 P2 से, ठीक है, उससे भी आएगा आंसर, क्यों, वहां पर TT कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी MB ही बचेगा उसमें भी, ठीक है। तो डायरेक्ट करते हैं, एक स्टेप एक्स्ट्रा बच जाएगा हम लोगों का, ठीक है। तो MB मास इंटू वेलोसिटी, मास ऑफ पिस्टल, वेलोसिटी ऑफ पिस्टल इक्वल्स टू मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट हो जाता है। मास ऑफ पिस्टल कितना है, पिस्टल देख लेते हैं 2 kg है, 2 kg, kg वेजी नहीं लिखते हैं हम लोग, डायरेक्ट 2 लिखते हैं, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ पिस्टल हम लोगों को निकालना है ना। और मास, ये जो मास है इसको हम लोग kg में कन्वर्ट कर देते हैं, तो kg में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड करने के लिए 3 पॉइंट इधर जाएगा, 1 2 और 3, तो 0.02 हो जाएगा, 0.02, है ना, 0.02, ठीक है। कैसे डिवाइड करते हैं पता है, तो मैं एक बार बता देता हूँ मैं कैसे, कौन सा प्रोसेस यूज करता हूँ। अगर तुम 20 है डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, यहाँ 3 जीरो है ना, 3 जीरो है, इसका नीचे तो रहते ही है ना 0 0 0, जितना जीरो लगा दो चलेगा, ठीक है। अगर डिवाइड कर रहे हो 3 जीरो या फिर 10 का पावर 3 बोलते हैं, मल्टीप्लाई करोगे 10 का पावर -3 या डिवाइड करोगे 10 का पावर 3 या फिर 3 जीरो 1000 है, ठीक है, 3 जीरो है तो मैं 3 पॉइंट इधर ले आता हूँ, जैसे कि 1 पॉइंट यहाँ रहेगा, 1 पॉइंट यहाँ रहेगा, 1 पॉइंट यहाँ रहेगा, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा तुम लोगों का, है ना। तो 0.020 ये तुम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे करके डायरेक्ट लिखूंगा, मैं ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूँ, अलग अलग लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, जैसा तुम्हारी मर्जी, ठीक है। इससे मेरे को कंफ्यूजन थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि ऐसे ये सब चीज में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है, स्पेशली जब पढ़ाते रहोगे तब, पढ़ते समय कंफ्यूजन नहीं होता, पढ़ाते समय ना कंफ्यूजन हो जाता है। अब कैसे जब तुम पढ़ाओगे तो तुमको पता चलेगा, डोंट वरी, छोड़ो। तो बेटा ये हो गया तुम लोगों का 2 kg, इसको हम लोग kg में कन्वर्ट कर दिए, किसको, बुलेट का, ठीक है। तो kg कितना हो गया 0.02 इंटू, और वेलोसिटी कितना हो गया 150, ठीक है। अब एक जीरो अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, पता है, यहां शिफ्ट हो गया, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका इक्वल टू कर देते हैं हम लोग 15 इंटू 0.2, 15 दूने 30 इक्वल टू हो गया 3 इज योर आंसर। तो हाँ 2 भी इक्वल टू 3 हो गया, तो वेलोसिटी आ गया तुम लोगों का 3/2 इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गर्ल ऑफ मास 40 kg जंप्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। गर्ल का मास है, मास ऑफ गर्ल है तुम लोगों का 40 kg, है ना, विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है उसका, गर्ल का वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। onto a stationary cardboard cart with frictionless wheels, the mass of the cart is, मास ऑफ द कार्ट दिया हुआ है 3 kg, है ना।
व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग? एज्यूम दैट देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स वर्किंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, एक लड़की है, ठीक है, वो कार्ट में जंप करेगी। कार्ट मतलब स्लाइडर बोलते, क्या बोलते हैं उसको, रोलिंग बोर्ड जो रहता है इसमें से स्लाइड करते हैं सब, जिसमें भी, ठीक है, उसमें जब जंप करेगी तो अब इसे दोनों के दोनों आगे बढ़ेंगे, है ना, डायरेक्शन स्टार्ट आगे ही जाएगा, है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो आफ्टर कोलिजन मतलब कि उसके बाद उसका जो वेलोसिटी है, मास ऑफ द, व्हाट इज द वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट मूविंग, कार्ट जब मूविंग स्टार्ट हो जाएगा तो उसका वेलोसिटी कितना, सेम टू सेम फॉर्मूला, हाँ कार्ट है ना, सॉरी ई नहीं होगा, सी होगा, सी, ठीक है, v कार्ट ऑफ सी कितना होगा, ठीक है, सेम टू सेम फॉर्मूला है, बट यहां एक छोटा सा चेंज है, दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं, ठीक है, वो लोग कोलाइड हो के इधर उधर कुछ नहीं, वो दोनों के दोनों आगे जा रहे हैं, ठीक है। यहां एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, देख लेना। तो सबसे पहले तो बिफोर कोलिजन, ठीक है, मोमेंटम कितना हो जाएगा किसका, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, लिख लेना, बिफोर कोलिजन बिफोर कोलिजन मोमेंटम हो जाएगा, गर्ल का मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, है ना, mb 40 इंटू 5 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सब कुछ 4 पंचे 20 200। आफ्टर कोलिजन, जब कोलिजन हो जाएगा, ठीक है, उस वक्त मास जो है इन दोनों का मास ऐड हो जाएगा, ठीक है, तब उसके बाद वेलोसिटी कितना होगा बोला है, ठीक है, आफ्टर कोलिजन हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी पूछा है ना, ये हो गया, मोमेंटम निकल गया 200, ठीक है। अब कोलिजन के बाद जो मोमेंटम पहले बोलो या बाद में बोलो सेम ही होगा ना, है ना, मोमेंटम तो 200 ही रहेगा, मोमेंटम निकल गया 200। अब आफ्टर कोलिजन मास जो हो सिर्फ ऐड हो जाएगा 40 प्लस 3 इंटू वेलोसिटी ऑफ कार्ट, बोलो कार्ट और गर्ल दोनों एक साथ बोलो, ठीक है, सिर्फ वेलोसिटी लिखते हैं हम लोग क्योंकि दोनों का एक साथ वेलोसिटी आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम लोगों का 43 डिवाइड कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा 200 बाय 43, जिसका एक्चुअल अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो इधर सॉल्व कर लेते हैं, 43 200, तो 43 का टेबल में 200 आता है नहीं, 4 बार 4 पंचे 20 होता है, 5 बार में 4 बार में आएगा, ये 4 तिया 12 का 2 हाथ में रहा 1, 4 चौक 16, अरे 17 हो जाएगा, सॉरी 172, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड माइनस करेंगे तो आ जाएगा 28, आ जा रे 28, ये हैंग होने की वजह से होता है 28, ठीक है, 28 पॉइंट लगा दो, जीरो लगा दो, 28 के 4 पंचे भी 4 7 28, 7 बार में आ रहा है, लेकिन 28 से ज़्यादा हो जाएगा, 3 है तो ये हो जाएगा 6, 6 जगह 6 18 का 8 हाथ में रहा 1, 6 चौक 24, अरे 25, 258, ठीक है, 58 है 60, और ये आ जाएगा तुम लोगों का 22, फिर जीरो लगा देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 पंचे 20 बार में आएगा, और भी सॉल्व कर सकते हो बट 2 ठो काफ़ी होता है तुम लोगों का पॉइंट के बाद, ठीक है। तो 4.65 वेलोसिटी है ना, मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां तुम लोगों का करीब करीब एनसीईआरटी का जितना हो सकता है मैंने सॉल्व कर दिया। अब छोटे मोटे एमसीक्यूज देख लो, ताकि जो जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया है वो तुम लोगों को समझ में आया है, कुछ छोटा मोटा डाउट वोट रह गया, क्या रह गया एक बार देख लेना, ठीक है। सब ठीक से समझ में दिख रहा है, ऑल ओके, चलो ठीक है। सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा, न्यूटन, न्यूटन चचा उसको डिस्क्राइब किए थे, न्यूटन चचा उसको निकाल लेते हैं, वही था, ठीक है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू, क्या होता है, न्यूटन का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी कि वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। तो मास है केजी, है ना, कहाँ गया केजी, ये वाला होगा केजी, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन है ना, यही तो है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आंसर तुम लोगों का। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड, मास और वेलोसिटी याद है, मास एंड वेलोसिटी ये होता था मोमेंटम, कहां गया मोमेंटम, है ना। मोमेंटम डिपेंड्स ऑन, मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करता है, बोथ मास और वेलोसिटी के दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, मास कम बेसी होगा तो भी वो भी चेंज होगा, वेलोसिटी भी कम बेसी होगा, दोनों चेंज होगा, है ना। चलो नेक्स्ट,
एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगा तुम लोगों का? एसआई यूनिट का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी, है ना? मास होता है केजी में, वेलोसिटी मीटर इनटू सेकंड, ठीक है? इफ फोर्स इक्वल्स टू 0 देन एक्सेलरेशन इज ऑब्वियसली 0 होगा ना। फोर्स अगर 0 हो गया तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ठीक है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी में नहीं लगेगा तो इट विल कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्सिया। लॉ ऑफ इनर्सिया बोलते थे, याद है? चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विच ऑफ दिस हैज मोर इनर्सिया? किसके पास ज्यादा इनर्सिया होगा? अ क्रिकेट बॉल, अ रबर बॉल, अ फुटबॉल, अ टेनिस बॉल। देखो ये तो एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ठीक है? उसका वेट देना पड़ेगा, क्योंकि किसका वेट कितना है हम लोगों को कैसे पता चलेगा? कुछ कुछ होते होंगे, जैसे कि इसके अकॉर्डिंग इसको पता है कि इसका जहां तक होना चाहिए क्रिकेट बॉल, क्योंकि क्रिकेट बॉल सबसे छोटा होता है, ठीक है? बट उसका सबसे ज्यादा वेट होता है, क्योंकि बहुत पत्थर जैसा टफ होता है पूरा। बट बहुत लोग क्रिकेट नहीं भी खेले होते हैं, मैं तो बचपन में खेला था और इसी से खेला था मैं, तो मेरे को याद है। बहुत लोग नहीं भी खेले होते हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा? अभी तो स्पेशली नहीं खेले होते हैं, वीडियो गेम में लगे रहते हैं, ठीक है? छोड़ो, कोई नहीं। क्रिकेट बॉल, फुटबॉल बड़ा होता है, बोल देंगे फुटबॉल का होता है, लेकिन फुटबॉल तो एक किक मारने से बहुत दूर जाएगा। न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ठीक है? फोर्स का डेफिनेशन देता है ना, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन दिया था ना, सेकेंड लॉ। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वही फोर्स का भी डायरेक्शन होता है, ठीक है? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फॉर न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। The tendency of an object to resist a change in its state of motion is called, क्या होता है? The tendency of an object to resist change in state of motion, inertia, ठीक है? इनर्सिया का टेंडेंसी था ना कि बेटा मैं जहां हूं वहीं रहूंगा, या फिर जैसा चल रहा हूं वैसे ही चलूंगा, ये उसका प्रॉपर्टी है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्ट ऑन द सेम बॉडी, एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट बॉडीज में रहता है ना? हाँ। अ गन रिकॉइल्स बैकवर्ड व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनर्शिया, रिकॉइल ना, हाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा, है ना? द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो आगे देखते हैं हम लोग। A passenger falls forward when a moving bus suddenly stops due to inertia. कहां गया inertia? Inertia rest, inertia of motion होगा आई थिंक। Man jumping out of a moving bus falls forward because of वही inertia of motion, ठीक है? Force required to produce acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 2 kg। फोर्स कितना होगा तुम लोगों को बोला है? एक्सेलरेशन दिया हुआ है 1 और मास दिया हुआ है 2 kg, 2 into 1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा आंसर, 2 न्यूटन। विच लॉ एक्सप्लेन्स वाई स्विमर्स पुश वाटर बैकवर्ड? वो थर्ड लॉ जो है वो एक्सप्लेन करता है, ठीक है? 20। चलो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या होता है रे? फोर्स होता है। सेकेंड लॉ बोला था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स। द यूनिट ऑफ इंपल्स इज द सेम एज, इंपल्स का यूनिट जो होता है वो सेम होता है मोमेंटम का, ठीक है? व्हेन अ मूविंग बॉल हिट्स अनदर आइडेंटिकल स्टेशनरी बॉल, टोटल मोमेंटम क्या होगा? टोटल मोमेंटम कांस्टेंट होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एक्ट ऑन द डिफरेंट, तीनों का तीनों होगा, ठीक है? ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी? ऑब्वियसली मास नहीं होगा, स्पीड नहीं होगा, डिस्टेंस नहीं होगा, फोर्स होगा, ठीक है? समझ में आया? आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है? धन्यवाद।